सो यार जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि वो प्रोग्राम एफिशिएंट हो, राइट। और जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो दो बहुत ही मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखा होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, राइट। बट आप वो मेथड चूज करते हो जिससे उस प्रॉब्लम को कम टाइम में, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया जा सकता है, राइट। हम उस सॉल्यूशन को चूज करते हैं और उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट एक प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ही बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आज हम रिकर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, हम उसके बारे में बात करेंगे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सीरीज डे से विद पाइथन का लेक्चर 2, जहां पर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और रिकर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहले समझते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है इस पूरी ही वीडियो का। सो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। लोगों के माइंड में थोड़ी सी गलत यू नो डेफिनेशन भी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो उसको हम समझेंगे कि एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। उसके बाद में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप की डिफरेंट टाइप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हम वो समझेंगे। कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में कंपैरिजन क्या है, हम वो समझेंगे। उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। सो इट्स नॉट लाइक कि थ्योरेटिकल होगा, हम साथ में इंप्लीमेंट भी करेंगे और देखेंगे कि जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग हम कोड लिखेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, राइट। दैट इज अवर एजेंडा। एंड आफ्टर दिस इज डन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी रिकर्जन। तो हम रिकर्जन को भी बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू रिकर्जन, रिकर्जन होता क्या है, लूप्स और रिकर्जन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हम किसे यूज करते हैं, किसे हम प्रेफर करते हैं, किस तरीके से हम रिकर्जन की हेल्प से वो सारे काम कर सकते हैं जो कि लूप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 से लेकर एन तक प्रिंट करना हो, कोई भी और अदर आइट्रेशन करना हो, या फिर कोई भी अदर ऐसा रिपीटेड टास्क करना हो जो हम लूप से करते हैं, सेम चीज हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। प्लस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या टॉपिक रिकर्जन के, जिसकी वजह से हम रिकर्जन यूज करते हैं, जो कि रिकर्जन को लूप से डिफरेंट बनाता है। जो काम हम लूप से नहीं कर सकते हैं वो काम भी हम रिकर्जन से कर सकते हैं। तो रिकर्सिव स्टैक और रिकर्सिव ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे आज के इस वीडियो का एजेंडा है, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, गारंटी दे रहा हूँ कि जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स में आप कंफ्यूज होते हो वो कंफ्यूजन जाने वाला है। क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन पता चलेगी, किस तरीके से निकालते हैं। और अगर रिकर्जन से डर लगता है तो डरा चला जाएगा, बिकॉज रिकर्जन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आगे जाओगे तो आप ट्री और ग्राफ पढ़ोगे, ट्री और ग्राफ के मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको रिकर्जन यूज करना पड़ता है। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, बैक ट्रैकिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, सो वो सारे कॉन्सेप्ट रिकर्जन की हेल्प से ही इंप्लीमेंट होते हैं। तो रिकर्जन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो उसे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ठीक है। देखो, जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरे को मोस्टली ये आंसर मिलता है कि यार अभिनव, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस द टाइम टेकन बाय अ प्रोग्राम, ठीक है। तो मोस्टली मुझे लोग बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि भाई एक प्रोग्राम को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, जो कि टोटली गलत आंसर है। देखो भाई, एक प्रोग्राम को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में वो हम कभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में ये डिपेंड करता है कि हम एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हैं। चलो फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई मेरे पास एक पुराना सा विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है, बहुत पुराना लैपटॉप है, और मैं उसमें एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, और लेट्स टेक एग्जांपल कि उस लैपटॉप में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड लग रहा है, क्योंकि वो बहुत पुराना विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने अभी नया नया अपना मैकबुक लिया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट मैकबुक M4 का वर्जन है, 1 TB वाला, ठीक है। हो सकता है कि वही सेम प्रोग्राम जो मेरे विंडोज लैपटॉप में 2 सेकंड ले रहा हो, वो आपके मैकबुक में 25 मिली सेकेंड में चल जाए। कितना कम टाइम है, राइट। तो दैट्स इट। और लेट्स से किसी के पास सुपर कंप्यूटर हो, अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर है मान लीजिए, तो हो सकता है वहां पे वो 1 मिली सेकेंड में चल जाए या उससे भी कम टाइम में चल जाए,
ठीक है। तो एक प्रोग्राम को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, ये डिपेंड करता है कि वो किस मशीन पे चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक ऐप है, ठीक है, अब हम सब लोग यूपीआई पेमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे की बात करें अगर, तो हो सकता है कि गूगल पे का ऐप अगर आपका कोई नया मोबाइल फोन है वहाँ बहुत स्मूथली चले, कोई पुराना फोन है तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा लैग भी कर सकता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, रन होने में कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है कि वो किस मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बोलोगे अभिनव यार, अगर टाइम हम नहीं बता सकते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? देखो, हम टाइम तो नहीं बता सकते हैं, बट एक्चुअली में एक प्रोग्राम का कितना टाइम लग सकता है इन कंपैरिजन विद द इनपुट, वो हम जरूर बता सकते हैं। थोड़ा मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। So time complexity in computer science describes how the execution of an algorithm grows as the input size increases। तो मतलब ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ एक फंक्शन होता है जो आपको ये बताता है कि अगर आपके जो इनपुट है, अगर इनपुट का साइज बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंग आपका टाइम कितना बढ़ेगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास एक सिंपल लूप है, ठीक है, आपके पास एक सिंपल फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज एन। तो ये लूप जो है, ये लूप आपकी एन टाइम्स चल रही है। कितने टाइम्स चल रही है? इसमें एन ऑपरेशंस हो रहे हैं, एन टाइम्स चल रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर n की वैल्यू 5 है, मतलब 5 ऑपरेशन करने के लिए इस लूप को 10 मिली सेकेंड लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे पूछूं कि 50 ऑपरेशन करने में कितने मिली सेकेंड लगेंगे, तो आप मुझे इजिली बता दोगे कि भाई 100 मिली सेकेंड लगेंगे। क्या ये आप बता सकते हो? यस, ये आप बता सकते हो। आप ये जरूर बता सकते हो कि बेस्ड ऑन द इनपुट, अगर इनपुट 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपका टाइम कितने टाइम बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? ये मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि बेस्ड ऑन द इनपुट, अगर इनपुट बढ़ता है तो एज इनपुट ग्रोज आपका जो एल्गोरिथम है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बढ़ेगा। आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन टाइम कोई नहीं बता सकता है, बट उसका रिलेशन आप बता सकते हो, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालते हैं किसी प्रोग्राम की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम अगर ये कैलकुलेट कर लें कि एक प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of operations that are being done in a program. So you can see the second line, it essentially quantifies the number of operations on algorithm performed as the input size। तो given input के basis पे एक प्रोग्राम में कितने operations हो रहे हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इस वाले फॉर लूप में टोटल n ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप 5 बार चलेगी, अगर n की वैल्यू 10 होगी तो 10 बार चलेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है? बोल सकते हैं, बट क्या सिर्फ n बोलना सही होगा? क्या इफ जस्ट सेइंग कि n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इट अ गुड थिंग? नहीं, क्योंकि यार देखो, जब भी हम किसी भी चीज को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे किसी ना किसी यूनिट के फॉर्म में, किसी ना किसी नोटेशन के फॉर्म में बताते हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे मान लो पानी चाहिए, सम वाटर, आई नीड सम वाटर। अब बोलो कितना वाटर, सो विल आस्क मी ऑन द बेसिस ऑफ कितने लीटर, कि भाई 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर चाहिए कि 5 लीटर चाहिए, आपको कितने लीटर पानी चाहिए, आप मुझसे ये बोलोगे, ठीक है। इसी तरीके अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे मान लो शुगर चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, तो आप मुझसे केजी में या ग्राम में पूछोगे। मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे लेट्स से सम केबल चाहिए एक, तब बोलोगे कितने मीटर केबल चाहिए, 1 मीटर केबल चाहिए, कितना मीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो हर चीज को मेजर करने का कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं। इसी तरीके यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी नोटेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। क्या होते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। So asymptotic notations are nothing. They are some notations to denote time complexity of some particular algorithm. अब होता क्या है यार, जिस तरीके से आपको पता है, ऐसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी लिक्विड चीज की, तो आप लीटर में मेजर करते हो, किलो लीटर में मेजर करते हो, या फिर आप मिली लीटर में मेजर करते हो, ठीक है, ऐसे ही मेजर करा जाता है। तो बात आती है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या सिंपल होगा? नहीं,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी आपके 3 डिफरेंट वेज में आप उसको कैलकुलेट करते हो या मेजर करते हो, कैलकुलेट बोलते हैं बेसिकली या कंप्यूट बोल सकते हो। पहला होता है बेस्ट केस, दूसरा होता है एवरेज केस और फिर होता है वर्स्ट केस। अब ये 3 केस क्यों होते हैं, इनकी क्या नीड है, क्यों हम एक सिंगल केस में नहीं कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। तो गाइस होता क्या है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले बात तो याद रखना, मैंने आपसे बोला कि जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हो तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं आप ये पता कर लो, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लूप है, ठीक है, इस तरीके से, जो कि, या मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास गूगल कोलैब है ना, तो हम गूगल कोलैब में ही लिख लेते हैं। फॉर लेक्चर 2 आई हैव क्रिएटेड अ न्यू गूगल कोलैब। इस सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई विल से फॉर आई इन रेंज n, and I will say, and I will also take this variable n. So let's say n is 10, and I will take a variable x, ठीक है। Now I will say if I is equal to x, break, else I am saying print I. So basically what I am doing is I am breaking my loop whenever I is becoming x, ठीक है। So if I will give you this code and if I will ask you कि भाई what is the time complexity of this code, so you will tell me Abhinav, time complexity means the number of operations. But for this loop, for this given program, the number of operations will be different for the different value of x and n, ठीक है। तो for different values number of operations will also be different. For example, अगर मान लो मैं x की वैल्यू जो है 0 दे दूं, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये कोड सिर्फ एक बार चलेगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि बेस्ट केस में इस कोड में सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है? बेस्ट केस मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे? एक होगा। अगर हम बात करें वर्स्ट केस, अब देखो वर्स्ट केस क्या होगा, अगर x की वैल्यू मान लो n है या n से भी बड़ी है, तो क्या होगा, तो ये लूप पूरी n टाइम्स चलेगी, फिर कहीं बीच में ब्रेक नहीं होगी। तो वो होगा वर्स्ट केस जहां पर आपके n ऑपरेशंस हो रहे होंगे। तो बेस्ट केस होता है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने पॉसिबल है, भाई इससे कम तो नहीं होंगे, इतना मिनिमम हो सकते हैं। और वर्स्ट केस होता है कितने मैक्सिमम पॉसिबल है। और फिर आपका एक आता है एवरेज केस, जो कि दोनों का एवरेज बोल सकते हो होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोले कि भाई इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 है कि n है कि n/2 है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस होते हैं। तो बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, सो वी कॉल इट एज ओमेगा ऑफ 1। वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं बिग O से, सो बिग O ऑफ n, एंड एवरेज केस इज थीटा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा ऑफ 1, मतलब बेस्ट केस में एक ऑपरेशन, 1 कांस्टेंट ऑपरेशन, वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n मींस n ऑपरेशंस, एंड एवरेज केस में n/2 ऑपरेशंस। दिस इज व्हाट वी कैन एक्चुअली टेल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। सो दीज आर 3 थिंग्स रिटन हियर, ओके। अब देखो, अगर 3 केसेस हैं, पर आपने मोस्टली देखा होगा कि हम हमेशा वर्स्ट केस ही कंसिडर करते हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम के लिए। उसका रीजन ये है यार कि हम हमेशा वर्स्ट केस लेके चलते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। अब फॉर एग्जांपल यार, मैं अभी अपने घर पे हूँ, ठीक है, और मेरे को एयरपोर्ट जाना है, आई हैव फ्लाइट, ठीक है, और मुझे एयरपोर्ट या 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी हालत में। अगर मैं 10 बजे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। और फॉर एग्जांपल कि जो मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता है वो 2 घंटे का रास्ता है, वो 2 घंटे का रास्ता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक होता है, तो वर्स्ट केस में मैक्स टू मैक्स ट्रैफिक अगर होता है तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर ट्रैफिक होता है। अब मुझे नहीं पता ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। तो मैं अपने घर से कितने बजे निकलूं सो दैट मैं 10 बजे किसी भी हालत में एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, ठीक है। देखो, अगर मैं अपने घर से 2 घंटे पहले निकलूंगा और बाय चांस ट्रैफिक आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो हमेशा वर्स्ट केस लेके चलते हैं, राइट, कि अगर ट्रैफिक होता है, लेट्स से 4 घंटे में मान के चल रहे हैं, तो हम 6 बजे अपने घर से निकलेंगे। ट्रैफिक नहीं होगा तो अच्छी बात है, 8 बजे ही पहुंच जाएंगे। होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे पहुंचेंगे, बट 10 से लेट नहीं होगा। ये करते हैं, राइट। सेम चीज यहाँ भी होती है कि हम हमेशा अपने कोड का वर्स्ट केस लेके, हमें नहीं पता ना एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमेशा वर्स्ट केस लेके ही चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं।
अब यार बहुत डिफरेंट टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिनके हम कोड्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कोड होंगे। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कैटेगराइज की गई हैं कितने डिफरेंट साइजेस पे। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टाइम होता है, लॉगरिथमिक टाइम होता है, लीनियर टाइम, क्वाड्रेटिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम। सो इन सारी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आती है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब आपका कोड एक लीनियर वे में एक सिंगल लूप में चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लूप लिखूं कि भाई फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, तो मतलब आपका लूप जो है वो सिंपली एन टाइम चल रहा है, तो ये आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे इसको n/2 कर दूं तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? देन यू विल से अभिनव इट विल ऑर्डर ऑफ n/2। या अगर मैं इसको यहाँ पर n+100 कर दूं, या अगर मैं इसको यहाँ पर n×1000 कर दूं तो क्या होगा? तो गाइस अभी भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? सो गाइस होता क्या है, इवन इन सबकी कंबाइन भी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। क्योंकि होता क्या है गाइस, पहली बात तो है कि आप कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट्स कंसीडर नहीं करते। तो अगर किसी भी कांस्टेंट का डिवीजन हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करते हो। दैट इज नॉट कंसिडर्ड, राइट। एंड इवन अगर आप दो लूप्स को ऐड भी कर लो, n+n 2n हो जाएगा, तब भी हम उसको ऑर्डर ऑफ n ही मानते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये हो सकता है कि आप हम n+m कर ले, एक और वेरिएबल m मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो हमने कहा भाई एक वेरिएबल m आ गया, तो हमने उसको भी यहाँ पे डाल दिया। सो n हो गया, n+m हो गया, ये सारी ही आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद गाइस आती है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जब आपका कोड एक कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब किसी भी इनपुट पे डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लूप लिखता हूँ जो कि इतने टाइम चल रही है। अब देखो मैंने क्या बोला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि आप कि वो किसी इनपुट पे डिपेंडेंट हो। अब अगर आप इस लूप को देखो, ये लूप किसी भी इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी इनपुट के बेसिस पे इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। इसका एग्जीक्यूशन हमेशा इतनी बार होगा, हमेशा, कुछ भी इनपुट हो, ठीक है। ऐसे जो भी लूप्स होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा होता है, सो दैट इज वन थिंग, या 10 मान लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब लेट्स से एक एग्जांपल उसका ये हो गया कि हमने हमारे लूप को n² टाइम चलाया, फिर तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हमारे पास में नेस्टेड लूप चलानी पड़ सकती है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम लिखा था जहां पर हमने फर्स्ट लूप चलाई थी आई की n तक, और फिर उसके अंदर एक j की लूप भी चलाई थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि हम दो लूप्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक लूप आई और उसके अंदर जे वाली, और जे वाली लूप भी आपकी एन या एम तक जा रही थी। तो उस केस में भी क्या होता है कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² होती है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक ऑर्डर ऑफ n² का लूप है और एक आपको सेपरेट लूप दिया गया n का, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी वो ऑर्डर ऑफ n² प्लस n होगी। बट दूसरा रूल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये होता है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और उनमें से एक टर्म बड़ा है तो आप सिर्फ उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो मान लो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² प्लस n है, तो इसको आप लोग इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n² भी लिख सकते हो। आप सिर्फ बिगर वाले टर्म को कंसिडर कर सकते हो। तो दो रूल्स हमने पढ़े। पहला रूल था कि आप कॉन्स्टेंट्स कंसिडर नहीं करते हो, दूसरा रूल है कि आप हायर वाले को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। अब यार लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक वाइल लूप है, या आपके पास एक नंबर n है 100, ठीक है, और हम लिख रहे हैं वाइल n इज ग्रेटर देन 0, और हम क्या कर रहे हैं कि हम 100 n को प्रिंट कर रहे हैं और बार बार उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इस केस में आप देखो तो आप 100 प्रिंट होगा, 50, 25, 12, 6, 3, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें, मान लो हम n ले लें, n को 1 से स्टार्ट करें और थोड़ा अपोजिट लिखें, n इज लेस देन इक्वल टू 100, और फिर हम n को प्रिंट करें और
एवरी टाइम हम n को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो देखो दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस काइंड ऑफ सेम है। यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो बार बार, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार, ठीक है। अब जब ऐसा हो रहा होता है कि जो आपका इटरेटर है, जो आपकी वैल्यू है, वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पर आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो लॉगरिथमिक आती है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली लूप है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अब ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में के ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो अगर हम के की वैल्यू निकाल लें, वही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कैसे निकालेंगे, अब देखो। अब इस कोड में हो क्या रहा है कि आपका n 1 से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर ये चीज के टाइम्स हो रही है, अगर के टाइम्स के ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो एट द लास्ट इसकी वैल्यू 2 टू द पावर के हो जाएगी। और ये रुकेगा कब, ये तब जाके रुकेगा जब आपकी 2 टू द पावर के की वैल्यू 100 हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि 100 तक चल रहा है, काइंड ऑफ 100 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इट्स बिकॉज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैं इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अच्छा, बाय द वे यहाँ पर इसकी वैल्यू लॉग ऑफ 100 होगी एक तरीके से। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको अगर मैं आई ले लूँ और इसको मैं n कर दूँ और n को मैं 100 कर दूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अपडेट कर देते हैं यहाँ पर भी। हाँ, ठीक है। तो मैं बोला कि ऑपरेशंस हो रहे होंगे, तो क्या होगा कि जब n के इक्वल हो जाएगा, नॉट 100, तो जब ये n के इक्वल हो जाएगी 2 टू पावर k की वैल्यू, इसका मतलब कि ऑपरेशन रुक जाएगा, क्योंकि i पहले 1 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। i पहले 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 टू पावर 1 गया, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, करते करते यहाँ तक गया। अगर मैं इसको इवेल्युएट करूँ, थोड़ा सा मैथ्स आएगी यहाँ पर, नहीं भी समझ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग बेस 2, तो लॉग में क्या होता है, के आगे आ जाएगा, और लॉग बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, जो के की वैल्यू है वो लॉग बेस 2 n है, ठीक है। तो इस तरीके से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर इस लूप में लॉग बेस 2 n ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो, जब n 100 है तो देखो आप लॉग 100 ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो, कुछ भी हो, दोनों ही केसेस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग होती है, और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे डिवाइड हो रहा है, वो बेस में आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ये बहुत सारी मिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। बाय द वे, जो ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हम रिकर्जन में पढ़ेंगे। तो रिकर्जन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जहां पर आपको ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर समझने को मिलेगी। बेसिकली ये 2 टू द पावर n होती है। अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अदर्स में। अदर्स में सबसे पहले आपके पास आती है लिनिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखो, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में ऐसी है जो पिछले वालों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर इसी लॉग इन वाले में मैं क्या करूं कि इसको मैं एक फॉर लूप के अंदर डाल दूं, ठीक है। तो ये फॉर लूप एन की है, इसके अंदर लॉग एन है, तो एन लॉग एन हो जाएगा। तो सब मिक्स्ड है। अब क्यूबिक क्या होता है, मैंने 2 लूप लिए, इसमें एक और लूप ले लूँ इस टाइम में, तो एन क्यूब हो जाएगी। और फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्स यार आप लोग मोस्टली रिकर्जन में तो नहीं, पर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको फैक्टोरियल टाइम करना पड़ता है। मोस्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में या बैक ट्रैकिंग में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है हमारे साथ, ठीक है, जिसको हम करते हैं, पढ़ते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि यार कौन सी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन सी नहीं है बेटर, ये समझते हैं। फिर देखो कंपैरिजन देखें, सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है, वो होती है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्स, सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर कोई काम कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, तो मतलब उसको नंबर ऑफ इनपुट के साइज से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा कांस्टेंट टाइम पे होगा। उससे बेटर आता है लॉग ऑफ एन। तो जो लॉग एन की वैल्यू होती है वो एन से छोटी होती है। एक तरीके से ये आपकी वैल्यू का ही कंपैरिजन है, ठीक है। फिर आपकी आती है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर ये वाली आती है एन लॉग एन, फिर एन स्क्वायर, यहाँ पे आप एन क्यूब भी बीच में लिख सकते हो। फिर 2 टू द पावर एन आती है। फिर एन फैक्टोरियल सबसे हाईएस्ट होती है। अब इसमें आप एन इंटू एन फैक्टोरियल भी कर लो,
मतलब इट डिपेंड्स यार, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इन सब का आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, बट ये आपकी बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनका कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो एक प्रोग्राम कितनी स्पेस ले रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। वैसे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, क्योंकि अगर आपके कोड में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, मतलब कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है, तो हमने अभी तक यार कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, तो एज सच मैं आपको बहुत एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के, अनलेस एंड अनटिल हमने बहुत सारे डेटा से ना पढ़े हों। तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होता है, it does not directly tell you the number of amount of space taken by the program, but it refers to the amount of memory or space as the function of input size, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको आप निकालते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। उसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि भाई कितने जो आपकी डेटा स्ट्रक्चर उनके साइज क्या है। मान लो आपने अपनी कोड में एक लिस्ट ले रखी है, तो उस लिस्ट का साइज क्या है, वो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में मैं 2 वेरिएबल ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2 वेरिएबल में कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इट इज जस्ट 2 वेरिएबल्स। बट अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लूँ, ठीक है, और एक लूप चला के उस लिस्ट में मैं कुछ नंबर्स इंसर्ट करूँ, लेट्स से n टाइम्स, तो अब इस लिस्ट का साइज n हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई जो ये जो लिस्ट है उसका साइज इनपुट n पे डिपेंडेंट है, और अगर किसी भी चीज का साइज इनपुट पे डिपेंडेंट है तो वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। हाँ, अगर मैं इसका साइज कांस्टेंट कर दूं, मुझे भाई ये बस 10 साइज की चाहिए फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कर दूं मैं कि मुझे 10 साइज की चाहिए लिस्ट, फिर तो कांस्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक आपकी स्पेस या टाइम कुछ भी किसी इनपुट पे डिपेंडेंट ना हो कि भाई अगर इनपुट बढ़ा तो टाइम बढ़ गया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए या स्पेस बढ़ गई, तब तक वो कांस्टेंट रहती है। बाय द वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखेंगे कि मतलब लॉग एन और ये सब नहीं होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, मोस्टली कांस्टेंट होती है या फिर लीनियर होती है एंड सो ऑन। तो जब हम आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, लिस्ट पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, 2D लिस्ट पढ़ेंगे, ट्री ग्राफ पढ़ेंगे, वहां पर आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए दिस वाज द बेसिक थिंग, ठीक है। सो गाइस हमने अभी तक क्या करा, हमने अभी तक जितना भी बेसिक था ना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट, कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम उसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में और एवरेज केस में रिप्रेजेंट करते हैं। हम वर्स्ट केस ही क्यों कंसिडर करते हैं हर प्रोग्राम का, वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमने समझा, कितनी डिफरेंट टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऑल ऑफ दैट। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि कांस्टेंट सबसे बेस्ट होता है, राइट। फिर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे उनको समझने के लिए, ठीक है। तो यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो ये टॉपिक है, डू नॉट थिंक कि हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जब तक डीएसए पढ़ोगे आपको हर एक प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्स और स्पेस कॉम्प्लेक्स निकालना ही पड़ेगा, राइट। इवन इंटरव्यू में भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इंटरव्यू आपसे पूछता है कि भाई प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या आप इसको और बेटर कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी भी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि इसको बेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेटर टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको इतनी जल्दी समझ में आएगी भी नहीं। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उन प्रॉब्लम्स की आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। या देखो ये कोडिंग है, पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, डीएसए ले लो, ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं भाई हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि आपने एक कोर्स ले लिया, एक बुक ले ली, रट ली बुक, हो गया। नहीं भाई, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है कि रट लिया आपने, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ये मैथ्स की तरीके हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। आप कितनी भी एल्गोरिथम्स पढ़ लो, आप कितनी भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, कितना भी अच्छे से आपको पढ़ाए, बट अगर आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, इसीलिए मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में, मैंने पहले कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज भी पढ़ाई, डीएसए विद पाइथन में हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों ही सीरीज में मैंने मोस्टली फोकस किया है कि कितना ज्यादा हो सके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसमें पूरी सीरीज में देखोगे
कि मैं प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी आपको क्लास में, ठीक है। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए, ओके। तो ठीक है, ये हमारा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो एजेंडा था वो हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिकर्जन। भाई रिकर्जन क्या होता है बेसिक से समझेंगे और साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले समझते हैं रिकर्जन होता क्या है। So guys, recursion is actually a process where a function calls itself. तो अगर आपसे कोई भी पूछे एक सिंगल लाइन में रिकर्जन क्या होता है, या इवन इन 3 वर्ड्स, तो यू कैन से फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। तो जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उससे हम बोलते हैं रिकर्जन, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अब बोल गया अभिनव कि एक फंक्शन खुद को कॉल करता ही क्यों है, क्यों ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि एक फंक्शन ने खुद को कॉल करा। तो देखो, जब भी हमें किसी भी टास्क को रिपीट करना होता है, जब भी हमें किसी भी कोड को रिपीटेटिव टाइम एग्जीक्यूट करना होता है फॉर डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज, फॉर डिफरेंट इनपुट्स, उस केस में हम रिकर्जन का यूज करते हैं। अब बोलोगे यार यही काम तो लूप भी करता है, हमने फॉर लूप पढ़ी, हमने व्हाइल लूप पढ़ी, उसका काम भी यही है। वो भी एक व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप एक गिवन कंडीशन तक अपने कोड को बार बार रिपीट करता है। फॉर लूप भी सेम करता है, फॉर लूप एक गिवन रेंज पे आइट्रेट करता है, गिवन आइट्रेबल पे आइट्रेट करता है, और किसी भी गिवन कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो जब वही काम लूप कर रहा है तो हमें रिकर्जन की जरूरत क्यों है। तो देखो, रिकर्जन की जरूरत होती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि बैक ट्रैकिंग है या डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, जहां पर आप सिर्फ लूप से काम नहीं चलता है। वहां पर बहुत सारे कॉन्करेंट कॉल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे रिकर्सिव मेथड्स होते हैं जहां पर आप उनको लूप के थ्रू या फिर आइट्रेटिव वे में नहीं कर सकते हो। इवन जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वहां तो आप देखोगे कि डीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दोनों तरीके होते हैं, रिकर्सिव वे भी होता है, आइट्रेटिव वे भी होता है। बट हम ये भी समझेंगे कि कौन सा वे बेटर होता है, इसका नेक्स्ट वाली स्लाइड ही है। बट यार जो बैक ट्रैकिंग होते हैं, कुछ बहुत सारे ब्रूट फोर्स कोड होते हैं, ब्रूट फोर्स प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पर हमें रिकर्जन का नीड होता है, वहां पर आप सिर्फ लूप से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस ये जो पूरा बचा हुआ वीडियो है इसमें हम रिकर्जन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। रिकर्जन पढ़ेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, और कुछ लीड को प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिकर्जन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब आते हैं कि यार लूप में और रिकर्जन में डिफरेंस क्या होता है। कि यार अब ना लूप तो था ना हमारे पास, हमने सबने व्हाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, अब नई चीज है रिकर्जन। क्या मतलब है भाई, देखो मैंने बोला कि जैसे एज आई सेड कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ लूप नहीं यूज कर सकते हो। बट अगर मैं डिफरेंस से की बात करूं तो जो लूप होता है वो ऑलवेज बेटर होता है, ऑलवेज एफिशिएंट होता है। अगर हम दो कोड लिखें, लेट्स से अगर मैं एक तरफ एक लूप लिखूं और एक तरफ उसी लूप का रिकर्सिव फॉर्मेट लिखूं, तो जो लूप होता है वो बेटर होता है, वो कम टाइम लेता है, जल्दी एग्जीक्यूट होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो रिकर्जन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन कॉल्स हो रहे होते हैं, और कुछ केसेस में एक इंटरनल स्टैक मेमोरी भी यूज होती है जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसलिए रिकर्जन कभी भी एफिशिएंट नहीं होता है, लूप इज ऑलवेज एफिशिएंट, बट एज आई सेड हमें नीड होती है रिकर्जन करने के लिए, ठीक है। तो लूप और रिकर्जन के बीच में डिफरेंस समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि प्रिंट 1 to n यूजिंग रिकर्जन। तो अगर आपको 1 से लेके n तक के नंबर्स को प्रिंट करना है रिकर्जन की हेल्प से, तो वो कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगा, बिकॉज फॉर लूप देखो एक होता है आइट्रेट करने के लिए चीज के ऊपर, राइट। पर जो व्हाइल लूप है वो ज्यादा रिलेट करता है रिकर्जन के साथ, वहां पे कंडीशंस होती हैं, काफी अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहले समझते हैं। रिकर्जन में आपके पास दो केसेस होते हैं गाइस, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। ये क्या होता है, व्हाट इज बेस केस, व्हाट इज रिकर्सिव केस, ये बात हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं यार, जहां आपसे बोला जा रहा है कि आपको प्रिंट करना है 1 से लेके n तक यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन का प्रिंट करना है, बट पहले एक काम करते हैं, पहले सेम कोड को हम व्हाइल लूप की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास n की वैल्यू दे रखी है, लेट्स से 5। आपको 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करना। आपने एक आइट्रेटर लिया जो कि 1 से स्टार्ट है, आपने कहा while I is less than equal to n, print I, ठीक है, and I plus 1।
अब इससे क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखो कि 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई हैं। 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, तो आपका जो व्हाइल लूप था वो उसने i को 1 से स्टार्ट किया, जब तक i लेस देन इक्वल टू n है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर i की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, 2 प्रिंट हुआ, और ये चीज रिपीट होता गया जब तक i की वैल्यू n से बड़ी ना हो जाए। ये बात ध्यान रखना, लूप आपका तब ब्रेक करेगा जब i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का कोड को मुझे लिखना हो रिकर्जन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे टोल्ड कि रिकर्जन मतलब एक फंक्शन, पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो खुद को कॉल करेगा। तो पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डेफ प्रिंट नंबर्स, तो ये फंक्शन का नाम है। अब देखो, आप देखो तो इस लूप में दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, i और n। तो इस फंक्शन में भी हम i और n एज अ पैरामीटर देंगे, so we'll give I and n as a parameter for this function also, ठीक है। अब क्या होगा कि एज ए टोल्ड फंक्शन में दो चीजें होती हैं, रिकर्जन में दो चीजें होती हैं। पहला होता है बेस केस। तो बेस केस क्या होता है यार, बेस केस वो केस होता है जहां पर आपका रिकर्जन कॉल स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि जो लूप है ये कौन से कंडीशन में आके स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आप देखोगे तो जो लूप है, जब भी i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी, n से ग्रेटर हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट में लूप जो है रुक जाएगी, ठीक है। तो बेस केस होगा इफ i इज ग्रेटर देन n रिटर्न। तो फंक्शन से स्टॉप होने रिटर्न यूज होता है, ब्रेक का यूज नहीं होता है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। अब आता है रिकर्सिव केस। अब देखो रिकर्सिव केस में क्या समझेंगे कि भाई ये लूप कर क्या रहा था। तो अब देखो तो कि ये लूप जो है i की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो i की वैल्यू है हमारी उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें i की वैल्यू को बढ़ाना है और सेम चीज फिर से करनी है, ये तो कर रहे थे ना। तो हम फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, i की वैल्यू को बढ़ा के। ये आपका होता है रिकर्जन कॉल, जहां आपका फंक्शन खुद को फिर से कॉल कर रहा है विद अपडेटेड वैल्यू। देखो सेम से करेगा तो चलता रहेगा, फिर तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो कुछ ना कुछ इंक्रीज तो होना चाहिए, मान लो मैं इंक्रीज ना करता तो इन्फिनिट लूप हो जाता, इसी तरीके ये एक इन्फिनिट रिकर्जन हो जाता, ठीक है। तो यहां भी आप देखो तो, अच्छा मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इनिशियली सेम वैल्यूज दूंगा 1 और 5 जो हम लूप में दे रहे थे। तो देखो यहाँ भी आपका 1 से लेके 5 तक की चीजें प्रिंट हो गई। सेम चीज जो हम लूप से कर रहे थे वही चीज आपकी यहाँ पर रिकर्जन से भी हो रही है। कैसे काम किया मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं कोड यहाँ पर लूँ तो मैं आपको ड्राइंग देता हूँ उसका कैसे काम कर रहा है। देखो, तो मान लेते हैं फंक्शन का नाम जस्ट प्रिंट है, इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा मैं। तो मान लो कि फंक्शन कॉल हुआ विद द नेम प्रिंट, सॉरी प्रिंट नंबर जो भी है, विद द वैल्यू 1,5। तो इनिशियली 1,5 से इनिशिएट हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले बेस केस चेक करेंगे, तो बेस केस तो ट्रू नहीं है, फिर आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका आई की वैल्यू जो कि 1 है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये कॉल करेंगे प्रिंट नंबर्स ऑफ आई प्लस 1,n, मतलब 2,5। जब 2,5 पे आएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉल करेगा 3,5 को, अब जब 3,5 पे आएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अब हम कॉल करेंगे 4,5 को, 4 प्रिंट होगा। फिर 5,5 को, 5 प्रिंट होगा। अब जब 5 प्रिंट हो जाएगा तो 5,5 6,5 को प्रिंट कर देगा। अब जब 6,5 के लिए रिकर्जन कॉल जाएगी तो जो आपका बेस केस है वो ट्रू हो जाएगा और आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो जो फाइनल आपका आउटपुट है वो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है सबको, बढ़िया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है रिकर्जन का, विच इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सबको पता है फैक्टोरियल क्या होता है एक नंबर का, डू एवरीवन नोज व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो देखो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है यार, कि आपको अगर n का फैक्टोरियल निकालना हो तो आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो n तक, तो वो n फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 120। अब अगर आपको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालो, आप क्या करोगे। देखो एक तरीका तो बहुत बेसिक है कि आप सिंपल 1 से लेके n तक की लूप चलाओगे और उनके नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो ये तो बेसिक तरीका है, सबको पता है, ठीक है ऐसे करेंगे। पर कोई, क्या हम इसको रिकर्जन से कर सकते हैं। हम तो आज रिकर्जन पढ़ने आए हैं, हमें पता है कि लूप से इजिली हो जाएगा, लूप से ही करना चाहिए, बट हमें तो आज रिकर्जन पढ़ना है। देखो रिकर्जन से कैसे होगा, तो मान लो अगर आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप 1 इंटू 2 इंटू 3 आप n तक मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं, जो इतना पार्ट है आपके रिकर्जन का, इतना पार्ट है, ये क्या है? क्या हम बोल सकते, सॉरी, इतना पार्ट, क्या हम बोल सकते हैं ये n-1 का फैक्टोरियल है? यस। तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो तो आप n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो? यस। और यहां से गाइस रिकर्जन की आपको एक नई डेफिनेशन जानने को मिलेगी कि रिकर्जन यही नहीं होता है कि फंक्शन कॉलिंग इट, सिर्फ रिकर्जन एक और काम होता है कि वो आपकी बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है। तो मान लो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ या 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो आप उससे बोलोगे यार 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए बोलेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड देन सो ऑन। और लास्ट में जब 1 फैक्टोरियल आएगा तो वो हो जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। आप 1 फैक्टोरियल को भी बेस केस ले सकते हो या आप बोलोगे 0 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, इसका मैं पहले कोड करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे वो कोड काम कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तुम बोलेंगे डेफ फैक्टोरियल n। ठीक है, तो बेस केस होगा कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, तो 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स आपका रिकर्सिव केस हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। बहुत सिंपल। ठीक है, तो कोई बंदा यहाँ पे करेगा कि भाई प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 4, तब देखो 24 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सो देखिएगा हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, कैसे आएगा। शुरू क्या हो रहा है, जब आप इस प्रोग्राम में फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए कॉल कर रहा है, बोल रहे हो यार कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए, मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। तो जब फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू निकल रही है यहाँ पर, तो प्रोग्राम को क्या देगा? प्रोग्राम से बोलेगा भाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। तो आप फैक्टोरियल 3 को कॉल करो और जो आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक स्मॉल प्रॉब्लम बना लेना है। समझ रहे हो? मतलब आपसे मैं बोलूँ कि अगर आपको मेरे से, लेट्स से आप मुझसे आप कानपुर से बेंगलोर की डिस्टेंस पूछ रहे हो, तो मैं आपसे बोलूँ यार मुझे कानपुर से बेंगलोर तो नहीं पता, मुझे इतना पता है कि कानपुर से बेंगलोर की डिस्टेंस 500 किलोमीटर प्लस दिल्ली से बेंगलोर की डिस्टेंस है। तो आप एक काम करो, आप दिल्ली से बेंगलोर की डिस्टेंस निकाल लो और उसमें 500 ऐड कर लो। राइट, सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि आपसे बोल रहे हैं आपको फैक्टोरियल 4 चाहिए, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल 3 से। अब आप फैक्टोरियल 3 निकालोगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 निकालोगे, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 0। और फाइनली फैक्टोरियल 0 है बेस केस जो कि है 1, तो यहां से आया 1, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 24। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो 24 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आई होप ये बात सभी को क्लियर है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिकर्सिव स्टैक का। वो सब, अरे बाय द वे आपको पता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो देखो, जो आपने दोनों प्रोग्राम पढ़े ना अभी, ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी, क्योंकि हम अल्टीमेटली n ऑपरेशन ही कर रहे हैं। 4 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 2 को कॉल किया, तो n ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हमने यार एक कोड लिखा था, मैं एक और कोड लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, सो def fun, let's say fun is the function name, and is equal to 0 return सो ये कोड है। तो अगर मैं इस कोड को मान लो फंक्शन ऑफ सॉरी अगर मैं इस कोड को फंक्शन ऑफ 3 के लिए कॉल करता हूँ, तब देखो कि पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 1 के लिए कॉल होगा, 1 प्रिंट होगा। तो बेसिकली 3 2 1 इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या, मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ। क्या होगा अगर मैं पहले रिकर्जन कॉल करूँ और उसके बाद में उसको प्रिंट करूँ, तो क्या होगा? टेल मी। अगर मैं पहले रिकर्जन कॉल करूँ उसके बाद में नंबर को प्रिंट करूँ, ठीक है,
या देखो, इसके लिए आप एक काम करो, एक बार वीडियो पॉज करो, 2-3 मिनट सोचो क्या होगा। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या होगा यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो वैल्यू रिवर्स मैनर में प्रिंट हो जाएगी। 3 2 1 की जगह 1 2 3 प्रिंट होगा। अब बोलोगे अभिनव भैया ये कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि 1 2 3 की जगह 3 2 1 प्रिंट हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। आई विल टेल यू कैसे होगा। देखो होता क्या है यार, कि जब भी आपको कोई कोड दे रखा होता है तो वो कोड एक सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपको कमांड दे रखी हैं उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। तो मान लेते हैं जब ये एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपने फंक्शन एन के लिए कॉल किया, तो फंक्शन एन जो है फंक्शन एन माइनस वन को कॉल कर देगा। तो जब वो एन को कॉल करेगा तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी एग्जीक्यूट जब फंक्शन एन माइनस वन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जो कमांड्स अनएग्जीक्यूटेड होती हैं वो एक रिकर्सिव स्टैक नाम की मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं आपके कंप्यूटर में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपसे बोला कि आपको 2 असाइनमेंट करने हैं, तो जब आप पहला असाइनमेंट कर रहे होगे तो जब आपको दूसरा असाइनमेंट क्या आप उसको करोगे ही नहीं, कभी फेंक दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो जब आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा तो आप असाइनमेंट 2 को करोगे, और तब तक आप याद रखोगे, आप कहीं पे अपनी मेमोरी में सेव कर लो, कहीं पे लिख लोगे कि भाई असाइनमेंट 1 होने के बाद में मुझे असाइनमेंट 2 भी करना है। यही करते हो ना, सेम काम पाइथन करता है। तो मान लो मैंने फंक्शन ऑफ 3 के लिए कॉल किया। अब जब मैंने फंक्शन ऑफ 3 के लिए कॉल किया तो फंक्शन 3 बोलेगा बेस केस तो है नहीं, वो फंक्शन ऑफ 2 के लिए कॉल कर देगा। लेकिन जब वो फंक्शन ऑफ 2 के लिए कॉल करेगा n-1 के लिए, तो जो प्रिंट ऑफ n था, मतलब प्रिंट ऑफ 3, वो तो पेंडिंग रह गया, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले आपने नया फंक्शन कॉल कर लिया, और जब तक फंक्शन कॉल पूरा नहीं हो जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो आपका इस रिकर्सिव स्टैक में आके स्टोर हो जाएगा, प्रिंट ऑफ 3। जो प्रिंट ऑफ 3 है आपका, वो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव स्टैक। ठीक है, तो वो इस रिकर्सिव स्टैक में आके आपका सेव हो जाएगा। अब जब फंक्शन 2 आया, फंक्शन 2 कॉल करेगा फंक्शन 1 को, अब प्रिंट 2 फिर से इसमें सेव हो जाएगा। अब फंक्शन 1 कॉल करेगा फंक्शन 0 को, और प्रिंट 1 आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जब फंक्शन 0 कॉल होगा वो आपका है बेस केस, तो वो कर देगा आपको रिटर्न। ठीक है, और फिर फाइनली यहां से आपको 1 2 एंड 3 आउटपुट मिल जाएगा, फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से यार आप एक रिकर्सिव फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव स्टैक कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। आई होप दिस इज फाइन फॉर एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, सो अब यार रिकर्सिव ट्री, तो रिकर्सिव ट्री समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। बहुत फेमस प्रॉब्लम है लीड कोड में, विच इज फिबोनाची नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं कि व्हाट इज फिबोनाची नंबर। तो यार देखो, होता क्या है कि एक फिबोनाची सीरीज होती है, मे बी आप लोगों ने पढ़ा हो। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि आपके पास एक सीरीज होती है जिसके पहले दो नंबर होते हैं 0 और 1, और उनको हम बोलते हैं जीरो फिबोनाची नंबर एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 0 + 1 1, देन 1 + 1 2, देन 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 13 21 34 एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस सीरीज में क्या होता है कि जो अगला नंबर होता है वो पिछले दो नंबर के सम के इक्वल होता है। जैसे पहला नंबर 0 1 है, अगला नंबर 0 + 1 1 होता है, फिर 1 + 1 2 होता है, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, फिर 8 + 3 8 + 5 13। इस तरीके से अगला नंबर पिछले दो नंबर के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं ये वाला नंबर निकालूं तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा 55। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज प्रिंट करना क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि आपको एन दिया गया है, आपको एन दिया गया है और आपको nth फिबोनाची नंबर निकालना है। तो मान लो आपको एन दिया गया है 6, तो आप बोलोगे आंसर है 8। ठीक है, एन दिया गया है 4, तो आप बोलोगे आंसर है 3। ऐसा आपको एक एन दिया रखा होगा और आपको nth फिबोनाची नंबर निकालना होगा। ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द nth फिबोनाची नंबर, ये समझते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि इसमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनता है कि मान लो अगर किसी को nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो वो अल्टीमेटली पिछले दो फिबोनाची नंबर का सम करेगा। ये तो करते हैं ना। मान लो आपको यहाँ पर फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए, तो उसके लिए आप थर्ड और सेकंड का सम करोगे। आपको थर्ड चाहिए
तो आप सेकंड और फर्स्ट का सम करोगे। आपको सेकंड चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप फर्स्ट और जीरो का सम करोगे। और फर्स्ट और जीरो होते हैं बेस केस, फर्स्ट वन और जीरो होता है जीरो। तो इस तरीके से हम रिकर्जन कॉल लिखते हैं। पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन, देन आई विल एक्सप्लेन यू बेटर। तो क्या करेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, पाइथन में आते हैं उसमें भी लिखा हुआ है, इवन डीपी कोड लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, सो आई विल राइट कि अगर n जीरो है, पहली बात तो रिकर्सिव केस, अगर n जीरो है तो आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो नंबर जीरो होता है। और अगर n वन है तो आंसर हो जाएगा वन। या हम ये कर सकते हैं कि अगर n जीरो या फिर वन है तो आंसर n, जीरो तो जीरो, वन तो वन, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, ये तो था आपका बेस केस, ये तो था आपका बेस केस, ठीक है। अब आते हैं रिकर्सिव केस पे। अब देखो रिकर्सिव केस पे क्या होगा, रिकर्सिव केस में क्या होगा यार, कि आपको अगर nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो आप रिटर्न करोगे n माइनस वन एथ फिबोनाची नंबर प्लस n माइनस टू एथ फिबोनाची नंबर। बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कोड है, ये पहले दिखा देता है कैसे रन कर रहा है। इसको पता नहीं मैंने कितनी ही बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा, क्योंकि जब भी अच्छा तो यहाँ पर यार ये एक्चुअली में ना हमें सेल्फ डॉट लिखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है। जब भी आपको किसी फंक्शन को कॉल करना हो इसमें, ठीक है, लीड कोड में, तो आप सेल्फ डॉट करके कॉल करो, ठीक है। अगर आपको ऊप्स नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी इतना समझ लो। तो ये आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को यार आज तक, ये दिस इज द 49th टाइम आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी मैं रिकर्जन पढ़ाता हूँ या डीपी पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करना ही पड़ता है। इसीलिए आज तक मैंने इसको अराउंड 50 बार हो जाएगा कि सॉल्व करा है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। लोग कैसे काम कर रहा है ये समझते हैं पहले, ठीक है। सो देखो अब होता क्या है कि मान लो कोई बंदा आपको फिबोनाची ऑफ 4 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जब किसी को फिबोनाची 4 की वैल्यू पता करनी है तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम बोल रहा भाई मुझे नहीं पता फिबोनाची 4 की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है अगर फिबोनाची 4 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, आप 3 और 2 की वैल्यू निकालो, आप फिबोनाची 3 की वैल्यू निकालो और 2 की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो। अब जब आप फिबोनाची 3 की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो बोलेगा भाई तुम फिबोनाची 2 की वैल्यू निकालो और फिबोनाची 1 की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो। अब 2 के लिए बोलेगा भाई तू फिबोनाची 1 की वैल्यू निकालो और फिबोनाची 0 की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो। अब जो फिबोनाची 1 है वो 1 होता है, 0 0 होता है, ये बेस केस है। तो दोनों का ऐड हुआ, यहाँ पर मिल गया 1, ये 1 हो गया। इसका वैल्यू 1 होती है, बेस केस है, तो यहाँ पे ऊपर गया 1 + 1, ये हो गया 2, मतलब फिबोनाची 3 हो गया 2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर गया, अब यहाँ पे भी सेम चीज, फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0। तो यहाँ से उसको मिला 1, यहाँ से मिला 0, ऊपर गया, तो ये हो गया फिबोनाची ऑफ 1, ठीक है। और ये 1 आप ऊपर दोगे तो आपकी फाइनल जो है वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो फिबोनाची ऑफ 4 है, जो फिबोनाची ऑफ 4 है उसकी वैल्यू आपको 3 यहाँ पर मिल जाएगी, 3 यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इसी जो स्ट्रक्चर है ना, जो आपके रिकर्जन कॉल्स होती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव ट्री स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव ट्री। एक तरह का ट्री बन रहा है ना, यहाँ पे रूट है, ब्रांचेस है एंड ऑल, ठीक है। अब यार अगर मैं बात करूं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये एक अलग ही टॉपिक है। तो जो हमने एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी ना, वो यहाँ पर आएगी। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर आप इस कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालो, देखो सबसे पहले एक ऑपरेशन था, फिर 2 रिकर्जन कॉल गए, 1 के 2 हो गए, फिर 2 के 4 हो गए, फिर 4 के 8 हो जाते अगर मान लो कोई बड़ी वैल्यू होती, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो हर बार डबल हो रहे हैं। तो अगर आपको फिबोनाची ऑफ n की वैल्यू चाहिए तो ये जो ट्री है ये n टाइम्स डबल करेगा ऑपरेशन को, अराउंड n टाइम्स, राइट। तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है टोटल वो 2 to the power n तक होते हैं। इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 2 to the power n होगी। बाय द वे गाइस, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इस बेसिक कोड के लिए इतनी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड नहीं है।
एंड दैट इज द रीजन गाइस कि इसको हम और ऑप्टिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हम इस कोड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यार अगले पे आते हैं। सो दिस इज डन। अब देखो जो बेसिक्स था रिकर्जन का वो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे पास सॉल्व करने को, तो वो सॉल्व करते हैं। पहला एक प्रॉब्लम है, बाय द वे हमने ये फिबोनाची नंबर खुद करा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ, nth फिबोनाची नंबर। जिस तरीके फिबोनाची नंबर में पिछले 2 नंबर का सम किया जाता है, उसी तरीके से ट्रिबोनाची नंबर में लास्ट 3 नंबर का सम किया जाता है। इसमें जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्स है वो 3 टू पावर n हो जाएगी, क्योंकि 3 रिकर्जन कॉल जाएंगे। ट्राई करो एक बार, होपफुली आप लोग कर लोगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ 2। अभी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है गाइस, व्हाट डज दिस प्रॉब्लम सेज इज कि आपके पास एक नंबर दिया गया n और आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर वो एक पावर ऑफ 2 है, और फॉल्स रिटर्न करना है अगर वो पावर ऑफ 2 नहीं है। ऐसा आपसे बोला जा रहा है। अब देखो पावर ऑफ 2 कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32, 64, 128, ये सारे ही पावर ऑफ 2 होते हैं और बाकी सब नहीं होते हैं। तो आपको एक नंबर दिया गया, आपको चेक करना है कि क्या वो पावर ऑफ 2 है कि नहीं। देखो एक नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं, इसको चेक करने के बहुत बेसिक तरीका है। आप क्या करो, आप उस नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करते जाओ। तो अगर वो नंबर एक पावर ऑफ 2 है तो वो 2 से तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक सिंपल 1 ना आ जाए। मान लो 16 है, तब 2 से डिवाइड करो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो एट द लास्ट आपको 1 बचता है अगर पावर ऑफ 2 है। पर अगर कोई नंबर पावर ऑफ 2 नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 60, 62 से डिवाइड किया 30 आया, 30 को किया 15 आया। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऑड नंबर आ गया। ठीक है, मतलब ये पावर ऑफ 2 नहीं है। तो पहला बेसिक तरीका क्या है कि जब तक नंबर 2 से डिविजिबल है आप डिवाइड करते जाओ, और जो लास्ट में नंबर बचता है अगर वो 1 है मतलब कि पावर ऑफ 2 है, और अगर 1 नहीं है मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो उसको करने के दोनों तरीके हैं। आप लूप से भी कर सकते हो, रिकर्जन से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको लूप्स बताता हूँ, लूप से इजी होगा, फिर हम उस लूप को रिकर्जन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लूप से कैसे होगा, मैंने क्या बोला कि जब तक while n is divisible by 2, तो जब तक n की वैल्यू, जो आपके n दिया गया है, जब तक उसकी वैल्यू 2 से डिविजिबल है, आप क्या करो, आप उसको 2 से डिवाइड करते जाओ जब तक डिविजिबल है, बाय 2 करते जाओ। और डिवाइड करने के बाद में एट द लास्ट अगर आपकी वैल्यू 1 के इक्वल मिलती है, मतलब डिवाइड करते के लास्ट में 1 बचा, इसका मतलब कि ये आपका एक पावर ऑफ 2 है। और अदरवाइज आप बोलोगे कि नहीं है, या हमने इसको हम सिंपलीफाई में लिख सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं रिटर्न n इक्वल टू 1, कि भाई अगर n इक्वल टू 1 होगा मतलब ट्रू, और नहीं होगा मतलब फॉल्स। तो ये सिंपल इसका 2 लाइन का कोड है जिससे आप पावर ऑफ 2 चेक कर सकते हो कि एक नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। बट ये है आपका वाइल लूप के थ्रू। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, और मैं इसको रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट करूं तो कैसे होगा, यूजिंग रिकर्जन। देखो रिकर्जन के थ्रू कैसे होगा ये कोड, रिकर्जन में आपको सेम काम करना है। आपको इसी कोड को बार बार, मतलब इसी कोड को आपको रिकर्जन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, पहले इसके बेस केस लिखते हैं। बेस केस मतलब वो कौन से केसेस होंगे जहां पर आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। देखो पहला केस होगा कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, पहली चीज, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ऐसा है कि यहाँ पर आपको कुछ निगेटिव वैल्यू, 0 वैल्यू मिल सकती है, निगेटिव नंबर मिल सकते हैं, और निगेटिव नंबर कभी भी पावर ऑफ 2 नहीं होते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ भी वैल्यू चेक करनी चाहिए थी, बट वहाँ वैसे भी चेक हो जाती। ठीक है, तो अगर वैल्यू आपकी लेस देन या इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है बाय द वे, क्योंकि अगर नहीं चेक करते हम लोग, तो अगर नहीं चेक करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। फिर आपका अगर n मान लो 0 आ जाता तो फिर आपका इन्फाइनाइट लूप चली जाती। ठीक है, सो ये करेंगे। तो पहले ही बेस केस चेक करें। दूसरा बेस केस होगा अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न ट्रू। अगर n 1 है तो आप सिंपली ट्रू रिटर्न कर सकते हो, दूसरी चीज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि भाई अगर
अगर n की वैल्यू ऑड है, अब देखो अगर n की वैल्यू ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर तो वो कहीं से भी पावर ऑफ 2 नहीं हो सकता। 3 बेस केस है, अगर n नेगेटिव है 0 है फॉल्स, अगर n 1 है फिर तो ट्रू, और अगर n की वैल्यू ऑड है मतलब फॉल्स। अदरवाइज आप लोगे यहाँ पर रिकर्सिव केस, जहां पर आप बोलोगे कि भाई रिटर्न कर दो पावर ऑफ 2 सेल्फ डॉट पावर ऑफ 2 और उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसको रन करते हैं और सबमिट करते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब देखो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे काम करेगा ये कोड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब मान लो पहले बेसिक केस समझते हैं। तो मान लो सबसे पहले किसी ने पावर ऑफ माइनस नंबर भेज दिया, नेगेटिव नंबर भेज दिया या फिर 0 भेज दिया, तो तुरंत का तुरंत आपको फॉल्स मिल जाएगा, तुरंत का तुरंत, क्योंकि बेस केस है। ठीक है, या अगर किसी ने एक ऑड नंबर भेज दिया, लेट्स से 15, तो भी आपको तुरंत फॉल्स मिल जाएगा। अगर इवन नंबर भेजा है तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो मान लो किसी ने यहाँ पे भेज दिया इस पावर ऑफ 2 16, तो क्या करेगा, कोई बेस केस 2 नहीं है तो वो n/2 मतलब वो कॉल करेगा 8 के लिए, 8 कॉल करेगा 4 के लिए, 4 करेगा 2 के लिए और 2 करेगा 1 के लिए। और जब 1 के लिए कॉल जाएगी तो 1 दे देगा ट्रू, क्योंकि 16 एक पावर ऑफ 2 था। और मान लो आप कॉल करते हो 30 के लिए, अब 30 कॉल करेगा 15 को, डिवाइड बाय 2 करेगा। अब 15 एक ऑड नंबर है तो तुरंत आपको मिल जाएगा फॉल्स। इसी तरीके से जब भी कोई पावर ऑफ 2 होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और इसी तरीके आप नॉट जस्ट पावर ऑफ 2, आप और भी अदर नंबर्स को चेक कर सकते हो क्या वो एक स्पेशल नंबर की पावर है कि नहीं। ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम है पावर ऑफ 3 नाम से, जहां पर आपको पावर ऑफ 3 चेक करना है। तो इसको मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है विच इज जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स, कि हम 2 नंबर का जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं। सो यार इसको हम लोग एक एल्गोरिथम होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिसकी हेल्प से हम लोग 2 नंबर का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एल्गोरिथम है, ये रिकर्जन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले समझते हैं जीसीडी क्या होता है। तो यार जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, राइट। HCF LCM HCF पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होता है ये। तो मान लो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है A 15 और एक नंबर है B फॉर एग्जाम्पल 50। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसके सारे फैक्टर्स निकालो। मान लो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। 50 क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा और 50 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो एक तो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5, मतलब जीसीडी ऑफ 15,50 हो गया 5। अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, देखो मल्टीपल वेज हैं 2 नंबर्स के जीसीडी निकालने के। क्या आप एक तो ब्रूट फोर्स हो गया कि आप दोनों के फैक्टर्स निकालो, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालो, उनका लार्जेस्ट निकालो। बट यार हमें तो करना है बेस्ट वे में। तो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता है उसको मैं लिखता हूँ। तो देखो वो एक एल्गोरिथम है, उसको तो मैं पहले एल्गोरिथम लिख देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कैसे काम करता है। सो वो कुछ इस तरीके से होता है कि डेफ जीसीडी ए कॉमा बी इफ बी इज इक्वल टू 0 रिटर्न ए। अब एक एल्गोरिथम है तो एज इट इज ऐसे ही होगा, ये कोई लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, फिर रिटर्न जीसीडी बी कॉमा ए मॉडुलस। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी 2 नंबर का जीसीडी निकाल सकते हो यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। जैसे 15 और 50 का 5 आया है, कैसे निकाला ये समझते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे ये केस लें, देखो कैसे काम किया। मान लो अगर आप जीसीडी ऑफ 15 50 कॉल करते हो। ठीक है, तो ए आपका है 15, बी है आपका 50। ठीक है,
तो क्या होगा, पहले तो बेस केस ट्रू नहीं है, तो ये कॉल करेगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी। तो बी क्या है 50 और ए मॉडुलस बी है, मतलब 15 मॉडुलस 50 है 15। अब फिर यहां पर आएगा, अब ये कॉल करेगा बी कॉमा मतलब बी कॉमा 50 मॉडुलस 15। सो 50 मॉडुलस 15 होगा 5, यू कैन चेक। अब फिर ये कॉल करेगा बी कॉमा ए मॉडुलस बी को, तो एक बोलेगा 5 कॉमा 15 मॉडुलस 5 0। अब जब भी 0 हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका जीसीडी फाइंड करता है, ठीक है। तो दिस इज एल्गोरिथम जीसीडी। अच्छा, आपने एलसीएम पढ़ा था, दो नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं? दो नंबर का जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम दो नंबर के मल्टीपल निकालें तो सबसे छोटा मल्टीपल होगा लीस्ट कॉमन। जैसे कि अगर 15 की बात करें तो 15 के मल्टीपल होते हैं 15, देन 30, देन 45, 60, करते करते 150 आएगा। और 50 के मल्टीपल भी ऐसे होंगे 50, फिर 50, 100, 150, 200। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो है 150, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे? देखो यार, एलसीएम में कोई ऐसे एफिशिएंट मेथड नहीं होता है, बट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो कि अगर आपको दो नंबर का दो नंबर पता है तो जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके जीसीडी और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो अगर आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना हो तो आप उनके मल्टीप्लिकेशन में से उनका जीसीडी डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एलसीएम कोड लिखना हो ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस दो नंबर लेने हैं और रिटर्न कर देना है उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनका जीसीडी, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना करना है, ठीक है। एंड यू कैन गेट द एलसीएम आल्सो। तो एलसीएम में कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता है, यहाँ पे इंटीजर डिवीजन ही कर लो, ठीक है। तो आप जीसीडी की हेल्प से एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज। अब ये आपका रिकर्जन था, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। तो एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है यार आपके लीड कोड में, जो कि है पावर ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो आपको दो नंबर दे रखे हैं एक्स और एन, और आपको एक्स टू द पावर एन की वैल्यू निकालनी। क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब देखो, एक्स टू द पावर एन जो होता है वो होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू एन टाइम्स, ठीक है। तो आपको पावर निकालनी तो बहुत तरीके होते हैं। पहला है कि आप पावर मेथड यूज कर सकते हो, दूसरा है कि आप जो x है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इस चीज को आप रिकर्जन से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n आती है, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स आइटरेट करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या हम उसको एफिशिएंट वे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं गाइस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको 2 to the power 10 की वैल्यू निकालनी है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू 10 टाइम्स, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, आप 2 to the power 5 की वैल्यू निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अब मान लो अगर आपसे कोई 2 to the power 5 की वैल्यू पूछे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप 2 to the power 2 की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर लो? बट इस गलत होगा, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर, आपको एक एक्स्ट्रा 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 2 to the power 2 will be 2 to the power 1 का स्क्वायर, 2 to the power 1 will be आइदर बेस केस ले लो या फिर इसका होगा 2 to the power 0 का स्क्वायर इंटू 2, एंड 2 to the power 0 will be 1, ठीक है। तो बेसिकली जो रिकर्सिव फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि अगर आपको x to the power n की वैल्यू निकालनी हो, तो अगर n इवन है फिर तो सिंपल आप क्या करो, आप x to the power n by 2 की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। बट अगर n ऑड है तो आप क्या करो, तो आप x टू द पावर n बाय 2 की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर करो और एक x और मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 2 टू द पावर 10 में तो आपने बस 2 टू द पावर 5 की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया तो चल गया। बट ऑड के केस में आपने वो किया और प्लस एक x और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यही चीज हम लोग रिकर्जन में भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहला होगा आपका बेस केस। तो मैं आप एक फंक्शन लिखूंगा, डेफ फाइंड पावर x, n। तो हम लिखेंगे कि पहला आ गया बेस केस। तो बेस केस क्या होगा कि भाई अगर n 0 है, अगर पावर 0 है,
फिर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सिंपली 1 का आउटपुट दे सकते हो। तो अगर आप x टू द पावर 0 की वैल्यू निकाल लो तो 1 होगा। आप यहाँ चाहो तो एक n इज इक्वल टू 1 भी बेस केस ले सकते हो, मैं सिंगल बेस केस लेता हूँ, एंड 1 भी होगा तो वो एट द लास्ट 0 पे आएगा। बेस केस एक भी काम करता है, बट वो एक्सट्रीम बेस केस होना चाहिए। अगर आप 1 लेते तो आप 0 वाले केसेस कवर नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब आता है रिकर्सिव केस। अब देखो रिकर्सिव केस में क्या होता है, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपको x टू द पावर n की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, आप x टू द पावर n/2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, तो वो आप निकालो रिकर्जन कॉल करके। आप रिकर्जन कॉल करो x टू द पावर n/2, और हमेशा यार फ्लोर डिवीजन किया करो, मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं बहुत फंस चुका हूँ इस चक्कर में। जावास्क्रिप्ट में और पाइथन दोनों में ऑटोमेटिकली जो सिंपल डिवीजन होता है वो फ्लोर डिवीजन नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमें आगे आपने x टू द पावर n/2 की वैल्यू निकाल ली रिकर्जन कॉल करके। अब जब आपने x टू द पावर n/2 की वैल्यू निकाल ली है, तो अब आपको चेक करना है कि अगर n इवन है फिर तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा a इंटू ए, मतलब x टू द पावर n/2 का स्क्वायर। बट अगर वो ऑड है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू ए इंटू एक्स, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर हो जाएगा ये a इंटू ए, मतलब इसका स्क्वायर, तो a क्या है, a है x टू द पावर n/2, और यहां पर हो जाएगा a इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। और इस तरीके से निकाल सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा, कैसे काम करेगा ये। तो फॉर एग्जाम्पल आपको, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 10, राइट। तो आप क्या करोगे, आप 2 टू द पावर 10 निकालने के लिए जो इसका a बनेगा वो बनेगा कि भाई मुझे चाहिए पावर ऑफ 2 टू द पावर 5 की वैल्यू, क्योंकि n/2, और क्योंकि इसका n इवन है तो जो भी ये वैल्यू a आएगी उसका स्क्वायर a इंटू ए ऊपर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालेंगे, जब a में निकालेंगे तभी तो a स्क्वायर ऊपर देंगे। अब a की वैल्यू आएगी तो इसका a हो जाएगा पावर ऑफ 2 टू द पावर 2, और रिटर्न होगा a इंटू ए इंटू 2, बिकॉज ये ऑड था तो एक x और ऐड हो गया। इसकी वैल्यू आएगी पावर ऑफ 2,1, ठीक है, और यहाँ पे फिर a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा। अब पावर ऑफ 2,1 जो है इसको अगर बेस केस मान ले तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 आएगी, यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा 32, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 32 इंटू 32, 1024 आंसर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके सिर्फ 4 ऑपरेशन हुए, क्योंकि आपकी जो n की वैल्यू हर बार बाय 2 हो रही है। और मैंने क्या बोला था, जब भी वैल्यू 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो log ऑफ n की अप्रोच होती है। तो ये जो आपका कोड है ये ऑर्डर ऑफ log ऑफ n में चल रहा है, log ऑफ बेस 2n, जो कि बहुत बेटर है ऑर्डर ऑफ n से अगर आप सिंपली करें, ठीक है। बाय द वे यार, ये जो आपको प्रॉब्लम है ना, ये इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली पावर नहीं निकालनी है, यहाँ पर ये ऐसे भी बोल रहे हैं कि यार जो आपका नंबर है ना वो नेगेटिव पावर भी हो सकती है। अब मान लो कोई आपसे बोलता है कि आपको 2 टू द पावर -3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बोलोगे, जो 2 टू द पावर -3 की वैल्यू होती है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 होती है, समझ रहे हो। तो अगर हमें किसी भी नेगेटिव पावर वैल्यू निकालनी है तो आप उस पावर को पॉजिटिव कर लो, उसकी वैल्यू निकाल लो और 1 से डिवाइड कर दो, हम वही करेंगे, ठीक है। तो हम दो केस करेंगे, हम बोलेंगे अगर हमारा n पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इक्वल है, फिर तो आप सिंपली क्या करो कि आप सिंपली इस, जब हम लोग सेल्फ लगाएंगे तो आप सिंपली फाइंड पावर को कॉल कर लो, ठीक है, विद द वैल्यू एक्स कॉम्पोनेंट। तो अगर पॉजिटिव पावर है या 0 भी है तो आप कॉल कर सकते हो, पर अगर पावर निगेटिव है तो आप कॉल करोगे, बट आप पावर को पहले तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और जब पावर को पॉजिटिव करोगे तो आप थ्रू 1 से डिवाइड भी कर दोगे पूरे आंसर को। तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। तो आप रिटर्न करोगे ये चीज, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो नॉर्मल अगर पॉजिटिव पावर है तो सिंपली x टू द पावर n, नेगेटिव पावर है तो 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर पॉजिटिव वाला है, n को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। सबमिट करते हैं, सॉल्व हो गया, ठीक है।
सो गाइज इस तरीके से हम इन काइंड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इन अ बेटर वे, राइट, यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पर एक्चुअली लूप के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स होता। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो यार ये हमने रिकर्जन पढ़ा, हमने रिकर्जन का बेसिक्स पढ़े, हमने स्टार्टिंग तो हमने पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से की थी। तो हमने सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक पढ़ा, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा। उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा, रिकर्जन को पूरा बेसिक समझा, बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, रिकर्जन क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस पढ़ा हमने। हमने एक वाइल लूप से पहले प्रिंट किया 1 से लेके n को, उसको मैंने रिकर्जन के थ्रू प्रिंट किया। फैक्टोरियल कैसे निकालता है रिकर्जन के थ्रू वो पढ़ा। उसके बाद में रिकर्सिव स्टैक क्या होता है, रिकर्सिव ट्री क्या होता है, फिबोनाची प्रॉब्लम पढ़ा हमने, उसको हमने कोड किया। उसके बाद में हमने कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व किया जैसे कि इज पावर ऑफ 2, जीसीडी निकालना सीखा, और पावर कैसे निकालते 2 नंबर की एफिशिएंटली, हमने वो समझा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमने रिकर्जन से किए। एज आई टोल्ड यू, टाइम कॉम्प्लेक्स थी, स्पेस कॉम्प्लेक्स थी, का ये लास्ट क्लास नहीं था। आगे के जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उन सब में हम उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। और रिकर्जन भी गाइस, रिकर्जन भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हर जगह आएगा। आगे वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको रिकर्जन देखने को मिलेगा, सो दैट विल आल्सो कम एवरीवेयर, राइट। तो आज हमने जो भी दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हमारे दूसरे लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए मैंने उनको दूसरे लेक्चर में ले लिया ताकि आगे के आपके जितने भी वीडियो हो वो स्मूथ जाए, आपको उनकी कमी ना महसूस हो। ठीक है, मुझे आता नहीं है। ओके, सो दैट वाज द कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा डीएसए विद पाइथन सीरीज का, और आपने पिछले लेक्चर भी देख लिया होगा, नहीं देखा देख लो जाके यार, और प्लीज पूरी सीरीज को फॉलो करो। ठीक है, पूरे डीएसए को, पाइथन को हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं टिल द एंड। ठीक है, कूल गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।